मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक 11th क्लास की बुक राजनीतिक सिद्धांत का 5वां चैप्टर है, राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में। जैसे कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अधिकार क्या होते हैं। अधिकार एक प्रकार का दावा होता है जिसका औचित्य सिद्ध हो, और अलग अलग लोगों की परिभाषाएं भी पढ़ी हमने। जैसे कि लास्की ने कहा कि अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। किसी ने इन्हें मांग कहा तो किसी ने इन्हें शक्तियां कहा। तो बात यह है कि अधिकार वे परिस्थितियां होती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। उसके बाद हमने अधिकारों के प्रकारों के बारे में भी पढ़ा, और जैसे कि नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, और उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे अधिकारों के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है कि क्या सिर्फ अधिकार देने से बात बन जाएगी या उसके साथ साथ कर्तव्यों का होना भी जरूरी है। तो आज हम थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम मानव अधिकार आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, और अधिकार क्यों जरूरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कर्तव्य क्या होते हैं? अधिकार और कर्तव्य एक्चुअली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अधिकारों का भोग करना चाहते हैं तो हमें कर्तव्य का पालन भी जरूर करना चाहिए, तभी हम दूसरे के या अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कर्तव्य क्या होते हैं? देखिए, कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, जो डेप्ट शब्द से लिया गया है। डेप्ट मतलब कर्जा, ड्यूटी डेप्ट शब्द से लिया गया है, और इसका अभिप्राय होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को करने या नहीं करने के लिए नैतिक रूप से बंधा हुआ है। जो डेप्ट होता है इसका मतलब किसी को कोई चीज चुकानी। अगर हम इसको नैतिकता के आधार पर भी देखें तो किसी कार्य को करने या न करने के लिए नैतिक रूप से व्यक्ति बंधा हुआ है। कर्तव्य एक प्रकार का ऋण है जिसके हम देनदार हैं। अंडरस्टैंड क्या होता है कर्तव्य? कर्तव्य को एक प्रकार का ऋण माना गया है जिसके हम देनदार हैं, जो हमें अधिकारों के बदले में देना पड़ता है। ये कह लीजिए कि अधिकारों का जो हमें मूल्य चुकाना पड़ता है वो हमारा कर्तव्य होता है। अंडरस्टैंड? तो आइए अब देखते हैं कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। नैतिक कर्तव्य, जैसे हमें माता पिता की सेवा करना, छोटों का सम्मान करना, किसी को भी दुख न पहुंचाना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। कानूनी कर्तव्य, करों की अदायगी करना, मतदान का प्रयोग करना, ये राजनीतिक कर्तव्य में भी आ जाता है और कानूनी कर्तव्य में भी आ जाता है। ठीक है। और आगे आता है नागरिक कर्तव्य। जैसे नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान न पहुंचाएं, गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, कोई भी गंदगी न फैलाएं, वातावरण को स्वच्छ रखें, सभी के साथ भाईचारा बनाए रखें, नागरिक कर्तव्य होते हैं। उसके साथ साथ है राजनीतिक कर्तव्य, जैसे कि मतदान करना हमारा राजनीतिक कर्तव्य है, और अगर जो भी सरकार बननी है उसके बनाने में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य भी है। फिर आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य तो संविधान में लिखे हुए हैं, अलग अलग संविधानों में अलग अलग तरह के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जैसे भारत में भी 42वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51 में आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से हमारे संविधान में व्यक्ति के 10 कर्तव्यों का वर्णन किया गया था, लेकिन बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अब हमारे देश के संविधान में कर्तव्यों की संख्या है 11। लास्ट वाला जो कर्तव्य था वो ये था कि प्रत्येक माँ बाप की ड्यूटी है, प्रत्येक माँ बाप का एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जरूर दिलवाएं। तो इस तरह से 11 कर्तव्य हैं हमारे देश के संविधान में, जैसे राष्ट्रीय झंडे का, राष्ट्रीय गान का आदर करना, राष्ट्रीय स्मारकों का आदर करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करना, और जरूरत पड़ने पर देश की सेवा के लिए तत्पर रहना। इस तरह से हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं जो हमें अपने देश के प्रति करने चाहिए, और वो होते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। अब बात आती है कि अधिकारों और कर्तव्यों में क्या संबंध है। अधिकार और कर्तव्य में परस्पर बड़ा गहरा संबंध है। ये कह लीजिए कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार है तो कर्तव्य है तो अधिकारों का अस्तित्व है, और अगर कर्तव्य नहीं होंगे तो अधिकारों का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। जैसे पॉइंट्स में इनको करते हैं हम। प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है।
जैसे कि मान लीजिए कि हमें अपना परिवार चलाने का, परिवार बसाने का, शादी करने का हमें पूरा अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम उस परिवार की संभाल करें, देखभाल करें, उन्हें दुखी ना करें। अंडरस्टैंड? जैसे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हम मान लेते हैं कि हमारा अधिकार है, लेकिन उनकी सेवा करना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो हर अधिकार के साथ कोई ना कोई कर्तव्य अवश्य जुड़ा होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। फिर बात आती है अधिकार और कर्तव्य में गहरा संबंध है। ऑब्वियस सी बात है, अधिकार और कर्तव्य में गहरा संबंध है। जैसे कि आपका अधिकार है शिक्षा पाना और मेरा कर्तव्य है आपको शिक्षा देना, तो गहरा संबंध है। जब तक मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं करूंगी तब तक आप अपने अधिकार को नहीं पा सकते। तो प्रत्येक अधिकार और कर्तव्य में बहुत ही गहरा संबंध होता है। जैसे कि किसान अनाज उत्पन्न करता है, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, तभी तो हमारी जो खाने की है, अन्न की जो हमारा अधिकार है पाने का, वो पूरा होगा जब किसान उस काम को करेगा, जब किसान उस कर्तव्य को करेगा। जैसे मजदूर अपने कर्तव्य को करता है, तभी तो हमें अच्छे कपड़े, अच्छे मकान बने बनाए मिल जाते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से गहन रूप से जुड़े हुए हैं। आगे बात आती है, राज्य अधिकारों की रक्षा करता है तो नागरिक का कर्तव्य है राजभक्त रहना। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी अधिकार तभी अधिकार है जब राज्य उसे मान्यता देता है, और राज्य हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है। अगर हमारे अधिकारों के ऊपर किसी प्रकार की कोई चोट पहुंचती है या कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों की छीनने की कोशिश करता है, तो राज्य कानून बनाकर उस व्यक्ति को रोकता है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी राजभक्त हों, हम भी देशभक्त हों। जैसा राज्य हमारे लिए करता है अधिकारों की रक्षा, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब राज्य के ऊपर किसी प्रकार का संकट हो तो व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। तो जैसे अधिकार राज्य हमें प्रदान करता है, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी राजभक्त बने, देशभक्त बने। अब बात आती है अधिकारों का अंतिम लक्ष्य कर्तव्यों की पूर्ति है। अधिकारों का अंतिम लक्ष्य, अधिकार देने का अंतिम लक्ष्य भी यही है कि कर्तव्य अगर हम पूरा करते जाएंगे तो अधिकार भी मिलते चले जाएंगे। अगर हम कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो हम अधिकार भी नहीं पा सकते हैं। आगे है, दोनों का लक्ष्य एक है। हाँ, अधिकार और कर्तव्य दोनों का लक्ष्य क्या है? एक सुखी मानव जीवन व्यतीत करना है दोनों का लक्ष्य, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक ही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, व्यक्ति अपना ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, व्यक्ति अपने अवसरों को पूरी तरह से प्राप्त करके अपना जो भी वो चाहता है, जो भी उसकी इच्छा, जो भी उसके अधिकार हैं, उनको पूरा कर सके। तो इस सब को करने के लिए कुछ लोग कर्तव्य करते हैं और कुछ लोग अधिकारों का उपभोग करते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का लक्ष्य भी बिल्कुल एक समान है। अंडरस्टैंड? तो अधिकारों को हम कर्तव्यों से अलग नहीं कर सकते हैं। अधिकार तब तक है जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा है। जैसे कि हमारा अधिकार है स्वास्थ्य सेवाएं पाना, वैसे ही डॉक्टर्स का अधिकार कर्तव्य है कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। जिस प्रकार डॉक्टर बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसी से हम अधिकारों को भी भोग करते हैं। अंडरस्टैंड? तो उसी तरह से जैसे अब जो महामारी का दौर चल रहा है, डॉक्टर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी फैमिली के लिए जितना भी बन पड़े, जितना भी अगर वो किसी परेशानी में है तो हम उनकी मदद करें। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है स्वास्थ्य सेवाएं पाना, डॉक्टर उस कर्तव्य को पूरा कर रहा है। हमारा कर्तव्य है डॉक्टर की उस दौरान फैमिली को संभालना, वो हमें करना चाहिए ताकि वो भी लोग सुखी से रह सके। अंडरस्टैंड? तो कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से गहन रूप से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि अधिकार क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि अधिकार इतने ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे।
जैसे कि हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। शिक्षा का अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर ये अधिकार नहीं होगा, हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो हम अपनी मन मर्जी का व्यवसाय नहीं प्राप्त कर पाएंगे और हम समाज को, देश को, विश्व को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों का होना अति अनिवार्य है। आगे बात आती है, अधिकार समाज के विकास का साधन है। हाँ, जैसे व्यक्ति का विकास होगा, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वैसे वैसे समाज का भी विकास होगा। अगर व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग करके अपनी मन मर्जी का कार्य पा रहा है, अपनी रोजी रोटी ठीक से चला रहा है, कमा रहा है, तो वो समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों को निभाएगा। समाज का विकास भी तभी होगा जब व्यक्ति के अपने अधिकारों का विकास होगा। थर्ड पॉइंट है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। अधिकारों का होना लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है। अगर हम मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर हमें राजनीतिक अधिकार नहीं मिले होंगे, तो लोकतंत्र सही मायने में स्थापित नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र के मूल आधार ही राजनीतिक अधिकारों का देना है। और व्यक्ति जब तक अधिकार इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे लोकतंत्र को सुचारू रूप से हम चला सके। हमें पता हो सरकार के कार्य क्या है, हमें पता हो कि सरकार किन किन कौन कौन से नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है या कौन कौन से कार्य नागरिकों के कल्याण के लिए नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो हमें अधिकार है कि हम उन कार्यों को, हम उन चीजों को मांगे, उनकी मांग करें और हम उन्हें प्राप्त करें। आगे बात आती है, स्वतंत्रता और समानता के पोषक है अधिकार। जैसे कि हमें अधिकारों में दिया गया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी व्यक्ति के जीवन में, जब तक समानता नहीं होगी, तब तक वो अपना विकास भी नहीं कर पाएगा। और ये अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अधिकारों का वर्णन किया गया जगह जगह। नेक्स्ट है हमारा, सुदृढ़ और कल्याणकारी राज्य की स्थापित करना। सुदृढ़ और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भी अधिकारों का होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक अगर लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, समाज को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तो राज्य अपनी मनमानी करेगा, कल्याण के कार्य नहीं करेगा। और राज्य कल्याणकारी कार्य तभी करता है जब लोगों को उसके अधिकार पूरी तरह से मिले होते हैं और उसको पता है कि लोगों के अधिकार अगर छीन लिए तो बगावत हो जाएगी। तो राज्य के कल्याणकारी कार्यों के लिए भी अधिकारों का होना जरूरी है। आगे आता है, अधिकार समाज की आधारशिला है। जैसे कि हमने प्राकृतिक अधिकारों के वर्गीकरण में पढ़ा था कि अधिकार तो प्रकृति ने हमें दिए हैं। जैसे जॉन लॉक ने 3 प्रकार के अधिकार हमें बताए हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का, समानता का। तो अधिकार तो हमारे जीवन की आधारशिला हैं। जब हमें जीने का अधिकार है तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें जीने का अधिकार नहीं होगा, अगर हमें अपना विकास करने का अधिकार नहीं होगा, तो फिर हम अपना जीवन का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो अधिकार हैं वो हमारे जीवन की आधारशिला है। वहीं से हमारा जीवन शुरू होता है, वहीं से हमारी प्रगति शुरू होती है। अंडरस्टैंड? तो ये 5-6 पॉइंट थे जिसमें हमने पढ़ा कि अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। अति आवश्यक है अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए, व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन के लिए, उसके चहुमुखी विकास के लिए अधिकार अति अनिवार्य है। तो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे मानव अधिकारों के बारे में। मानव अधिकार अत्यंत आवश्यक है। मानव अधिकार यानी मानव को दिए गए अधिकार। मानव में चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। व्यक्ति को दिए गए अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। और मानवाधिकारों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था वो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सार्वभौम मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र स्वीकार किया था। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसमें लिखा था कि बिना किसी जाति, लिंग, धर्म के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति समान है। प्रत्येक राज्य को लोगों को समान अधिकार देने के लिए आपस में समन्वय करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र का एक कर्तव्य है कि वो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखे और कहीं पर अगर समस्या आती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसकी मदद करेगा।
प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि मानव जाति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए वो भरसक प्रयास करे। उनको चाहे स्वच्छ वातावरण की बात हो, चाहे जेलों में बंद कैदियों के उनके स्वास्थ्य की बात हो या उनके रहन सहन की बात हो, किसी भी प्रकार से मानव जाति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मानव का, चाहे वो नर है चाहे नारी है, प्रत्येक मानव का ये अधिकार है कि वो अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र जारी किया गया था और उस दिन से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है कि क्या उद्देश्य है मानवाधिकार का। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हुए बिना किसी भेदभाव के नर नारियों को मानवाधिकार प्राप्त कराना। अंडरस्टैंड? क्या है मानवाधिकार का आयोग का उद्देश्य? कि व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हुए बिना किसी भेदभाव के नर और नारियों को मानव अधिकार प्राप्त कराना मानव अधिकार आयोग का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसके लिए वो जगह जगह पर अपनी टीम भेजते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अलग से संस्था भी बना रखी है, मानव अधिकार आयोग भी बना रखे हैं। प्रत्येक देश ने भी अपने अपने मानव अधिकार आयोग बना रखे हैं, जिसके माध्यम से वो जा करके देखते हैं जगहों पर कि कहीं अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो उनका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हुए सभी को जीवन के मानव के अधिकार प्राप्त कराना। अब उसी दौरान सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तो स्पष्ट कहा था कि यूएनओ का चार्टर जो है मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के पालन के प्रति पूरी तरह समर्पित है। यूएनओ का चार्टर मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है, वो मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। जब तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति हर जगह सभी स्त्री और पुरुषों के लिए उनके मूल वंश, जाति, भाषा, धर्म को ध्यान दिए बिना नहीं कर लेते, तब तक किसी को दुनिया में स्थायी शांति और सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो ट्रूमैन जी ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हम भाषा, धर्म, लिंग, जाति का किसी भी प्रकार के भेदभाव को ध्यान में रखे बिना सबको बराबर नहीं मान लेते, तब तक विश्व में शांति की स्थापना नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो इसलिए मानव अधिकार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है भारत में भी मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। 12 अक्टूबर 1993 को भारत में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया है। इसको कहते हैं हम NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया है 12 अक्टूबर 1993 को इंडिया में। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो अब बात आती है कि राज्य और अधिकारों में क्या संबंध है। जैसा कि आपने अधिकारों की परिभाषा में ही पढ़ा है कि अधिकार वे दावे हैं जिन्हें राज्य स्वीकार मान्यता देता है, जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है। अधिकार वो दावे हैं, अर्थात जब तक अधिकार नहीं है, जब तक उसे राज्य की तरफ से मान्यता ना मिले। तो राज्य का बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है अधिकारों को प्रदान करने में। तो इसके लिए राज्य को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो राज्य को उन परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने सभी प्रकार के अधिकारों का अपना प्रयोग कर सके, उपभोग कर सके। और राज्य को ऐसा करते समय ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कमजोर तबका है उसके अधिकारों का भी पूरी तरह से वो भी प्रयोग करे। अगर उसके अधिकारों का कहीं पर हनन होता है तो उन लोगों पर वो बंधन लगाए जो किसी नीचे तबके के लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य ऐसा वातावरण प्रदान करे जिससे कि सब लोगों को अधिकार मिले।
जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अवसर की समानता का, अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का, अपने राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक सब प्रकार के अधिकारों का पूरी तरह से उपभोग कर सके। राज्य को इस तरह से परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए, इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि राज्य को इन अधिकारों के पालन के लिए, उपभोग करवाने के लिए, कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए राज्य को कानूनों का निर्माण भी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों में दखलंदाजी देता है तो राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि वो उस व्यक्ति पर रोक लगाए। राज्य को यह भी कानून बनाना चाहिए कि व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग उस मात्रा में ही करे जब तक कि दूसरे के कर्तव्य अधिकारों का नुकसान नहीं होता है। जैसे कि मान लो मुझे गाड़ी ड्राइव करने का अधिकार है मुझे, राज्य ने भी इसे मान्यता दे रखी है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य भी है कि मैं उस गाड़ी को स्लो ड्राइव करूं ताकि दूसरे का जो अधिकार है रोड पे चलने का उसमें बाधा ना आए। दूसरा उदाहरण, जैसे मुझे अधिकार है कि मैं म्यूजिक सुनूं, लेकिन मेरा ये कर्तव्य भी है कि मैं दूसरे की शांति में बाधा ना बनूं। अगर मैं ऐसा करती हूं तो राज्य को कानून बना करके मुझे मेरे उस अधिकार पर एक सीमा तक बंधन लगाना चाहिए। तो ये है राज्य की जिम्मेदारी, जो अधिकारों के उपभोग करवाने में काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राज्य से ही अधिकारों का अस्तित्व है। अब बात आती है कि क्या राज्य की अवज्ञा की जा सकती है, कि क्या हम राज्य की बातों को डिनाई कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, कुछ परिस्थितियों में हम राज्य की अवहेलना कर सकते हैं। अगर मान लो कोई राज्य हमारे अधिकारों की परवाह नहीं कर रहा है, हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिसमें हमारे जीवन तक के अधिकार की हानि हो रही है, अगर कोई राज्य हमारे लोगों के कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहा है, अगर कोई शासक तानाशाह बन बैठा है और वो लोगों के कल्याण के कार्यों की बजाय अपने ऐशो आराम में सारा धन खर्च कर रहा है, या वो कुछ विदेशी राज्यों के साथ ऐसी संधि कर रहा है जो हमारे देश के नागरिकों के लिए सही नहीं है, तो उस मामले में व्यक्ति को राज्य की अवज्ञा करने का पूरा अधिकार है। राज्य ये अधिकार नहीं देता, लेकिन ये व्यक्ति का अंतर्निहित अधिकार है, ये नागरिक का अपना स्वयं का अधिकार है, जिसका प्रयोग वो उन परिस्थितियों में कर सकता है जब राज्य व्यक्ति के कल्याण के कार्य नहीं कर रहा है, व्यक्ति के लिए दुश्मन बना हुआ है राज्य। उन परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य की अवज्ञा भी कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हमारा अधिकारों वाला चैप्टर खत्म होता है। व्यक्ति के कर्तव्यों के बारे में भी, अधिकारों के बारे में भी, कितने प्रकार के, क्या इनका अर्थ होता है, मानव अधिकार क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, और कब कब ये मानव अधिकार आयोग बनाया गया है, और क्या अधिकार असीम है, या फिर क्या हम राज्य के अधिकारों की, राज्य की अवज्ञा कर सकते हैं, उसकी बातों की अवहेलना कर सकते हैं। ये सारे बातें हमने दो वीडियोस में डिस्कस कर ली हैं। नाउ चैप्टर इज कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।